हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंजिल भारत क्लासेस। और आज मैं आप सबके लिए लाया हूं 35 एमसीक्यूज जनरल नॉलेज इंडिया एंड जनरल नॉलेज जे के सेक्शन में। और ये जो 35 एमसीक्यूज है, ये मैंने जो हमारा मंजिल भारत का मॉक टेस्ट 2 था, जो हमने मॉक टेस्ट 2 फ्रेम किया था, वहां से मैंने लिए हुए हैं। और इस सेशन में आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। आपका एग्जाम नजदीक है, एमसीक्यूज करते रहो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा पेपर अच्छा होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इंडियन स्टेट was the epicenter of the Green Revolution, a period of rapid agricultural growth in the 1960s and 1970s। आपसे पूछ रहा है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ उसका सेंटर कौन सा स्टेट था। ग्रीन रेवोल्यूशन में अच्छी खासी एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई है इंडिया में 1960s एंड 70s के बीच में। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर करोगे साथ में, और एट द एंड ऑफ सेशन आप मुझे बताओगे आपने कितने करेक्ट आंसर किए। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करो, ए, बी, सी या डी। आंसर करो सारे के सारे। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है पंजाब। पंजाब एक ऐसा स्टेट जो सेंटर था ग्रीन रेवोल्यूशन का, और बहुत ही ज्यादा तरक्की की पंजाब ने इस टाइम पीरियड में। तो ये चीज आप याद रखोगे। और रेवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके क्रॉप्स के टॉपिक के हिसाब से। और आपको सारे रेवोल्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आपका एग्रीकल्चर के लिए है, इसी तरीके से व्हाइट रेवोल्यूशन आपका मिल्क प्रोडक्शन के लिए है। तो रेवोल्यूशंस आपको पता होने चाहिए। और ग्रीन रेवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से आपको यह भी पता होना चाहिए कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर एमएस स्वामीनाथन है। और एमएस स्वामीनाथन की डेथ भी रिसेंटली हुई है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर नॉर्मन बोरलॉग है। तो सारी चीजें आपको पता होने चाहिए। तो हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हिस्ट्री से। During the 1857 uprising, who among the following took up the leadership at फैजाबाद? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, आपसे पूछा जा रहा है फैजाबाद से कौन लीड कर रहा था। रिवोल्ट ऑफ 1857। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए, बी, सी या डी। आंसर करो। क्या कुंवर सिंह थे, मौलवी अहमदुल्ला, बेगम हजरत महल या खान बहादुर? आंसर करो सारे के सारे। आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता होने चाहिए कि जो जो लीड कर रहे थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे अलग अलग स्टेट से, आपको पता होना चाहिए कौन कहां पे लीड कर रहा था। और यहां पे फैजाबाद के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आंसर करो, फैजाबाद से कौन लीड कर रहे थे। और मैं आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला आपके फैजाबाद से लीड कर रहे थे रिवोल्ट ऑफ 1857। कुंवर सिंह अर्रा बिहार से लीड कर रहे थे। अर्रा बिहार, ये भी आप याद रखोगे। बेगम हजरत महल लखनऊ से। खान बहादुर कहां से लीड कर रहे थे, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। इसी तरीके से कानपुर से कौन लीड कर रहा था, वो भी आप लिखोगे। दिल्ली से कौन लीड कर रहा था, ये भी लिखोगे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हिस्ट्री से है। द स्पॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 took place when dash dash was the governor general of India। जब आपका स्पॉय म्यूटिनी चल रहा था, मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 चल रहा था, गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर करो। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए, बी, सी या डी। और मैं आपको बता देता हूं, देखो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बहुत सारे कॉजेज हैं। वो इकोनॉमिक कॉजेज थे, वो पॉलिटिकल कॉजेज थे, और इमीडिएट कॉजेज थे। और इमीडिएट कॉजेज में आपका स्पॉय म्यूटिनी आ जाता है, जहां पे मंगल पांडे का एपिसोड है। और
एनफील्ड राइफल्स का केस था। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप आंसर करो इस क्वेश्चन का, और मैं आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग आपके गवर्नर जनरल थे इंडिया के 1857 के टाइम पे, और लॉर्ड कैनिंग ही आपके पहले वाइसरॉय भी बने। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ज्योग्राफी से है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है, रिवर सतलुज एंटर्स इंडिया थ्रू विच पास। आपकी जो सतलुज नदी है ये किस पास से इंडिया में एंटर करती है। आपको पता है सतलुज नदी तिब्बत से आती है, मानसरोवर लेक के पास आपका एक और लेक है जो सतलुज नदी का सोर्स है। तो आप मुझे बताओ सतलुज नदी किस पास से एंटर करती है इंडिया में। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर करो। जोजिला, नाथुला, लिपुलेक या शिपकीला। जोजिला, नाथुला, लिपुलेक या शिपकीला, आंसर करो। और मैं आपको आंसर बता देता हूं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर है शिपकीला पास। शिपकीला पास आपका हिमाचल प्रदेश में है और यहां से एंटर करता है आपका सतलुज नदी। तो ये आप याद रखोगे। जोजिला पास आपका कश्मीर से लद्दाख कनेक्ट करता है, ये भी आप याद रखोगे। आपका जो नाथुला पास है ये सिक्किम में है, और लिपुलेक पास आपका उत्तराखंड में है। तो पासेस भी आपको पता होने चाहिए। एक और पास है बॉमडिला पास, और ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कहां पे है बॉमडिला पास। तो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन भी ज्योग्राफी से ही है। क्वेश्चन नंबर 5, डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। डोडा बेटा कौन से माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है, आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करो। ए, बी, सी या डी। विंध्या, सतपुरा, अरावली या नीलगिरी। सब आंसर करेंगे। और मैं बता देता हूं आपको हाईएस्ट पीक्स पता होने चाहिए। जो भी इंडिया के माउंटेन रेंज है उनके हाईएस्ट पीक्स आपको पता होने चाहिए। आंसर करो इस क्वेश्चन का। डोडा बेटा कौन से माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है, आंसर करो। और मैं आपको आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है नीलगिरी। नीलगिरी माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, ये भी याद रखोगे। गुरु शिखर ये आपके माउंट आबू पे है। इसी तरीके से विंध्या की हाईएस्ट पीक आपकी गुडविल पीक है, कालूमर बोलते हैं। सतपुरा की हाईएस्ट पीक कौन सी है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे, सतपुरा की हाईएस्ट पीक। तो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ज्योग्राफी से ही है। विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। कौन सा इंडियन स्टेट है जिसका फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, केरला, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। आंसर करो। कौन सा इंडियन स्टेट है जिसका लार्जेस्ट एरिया है अंडर फॉरेस्ट कवर। सब आंसर करेंगे। और मैं आपको आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का आपका सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। और मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश के बाद जिसका फॉरेस्ट कवर ज्यादा है वो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश, तो ये भी आप याद रखोगे। और अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है, छत्तीसगढ़। और उसके बाद आपका उड़ीसा आ जाता है। तो ये आप याद रखोगे, क्योंकि आजकल जेकेएसएसबी कोई भी स्टेट पूछ लेता है, आपको सेकंड नंबर का पूछ लेगा, थर्ड नंबर का पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा आपका मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट कवर है। तो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश डैश इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जेकेएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन अच्छी है
तो मैं ये समझता हूं इस क्वेश्चन को आंसर करना आपके लिए बहुत ही आसान होना चाहिए। तो आंसर करो इस क्वेश्चन का, कौन सा ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है? ऑप्शंस आपके सामने, आंसर करो ए, बी, सी या डी। तो मैं आंसर बता ही देता हूं, इतना मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं। अरावली आपके ओल्ड फोर्ड माउंटेन्स है इंडिया के, इनको रेलिक्ट माउंटेन्स भी बोलते हैं, रेलिक्ट माउंटेन्स भी बोलते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि रेलिक्ट माउंटेन्स क्यों बोलते हैं। हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो मैं हर एक क्वेश्चन में ना कोशिश कर रहा हूं आपको कुछ ना कुछ काम भी दूं, ऐसे क्या होगा ना, आपका रिवीजन अच्छे से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज ए गाइड फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपके पॉलिटी से क्वेश्चन है कि कौन सा डॉक्यूमेंट था जिसने गाइड सर्व किया जब भारत का संविधान ड्राफ्ट किया गया? कौन सा डॉक्यूमेंट था जो गाइड बना ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए, बी, सी या डी। आंसर करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मैग्ना कार्टा, यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये भी ब्रिटिशर्स के द्वारा आया था। तो ये एज ए गाइड एक्ट करता है जब आपके भारत का संविधान बना। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। पॉलिटी से ही है आपका अगला क्वेश्चन, पार्ट से है, जो हमारे संविधान के पार्ट्स है। आपका संविधान पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आपसे पूछ रहा है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन टेरिटरीज? कौन सा पार्ट डील करता है यूनियन टेरिटरीज के साथ? बहुत ही आसान क्वेश्चन, और आपको पार्ट्स पता होने चाहिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए, बी, सी या डी। क्या पार्ट 6 है, क्या पार्ट 7 है, क्या पार्ट 8 है या पार्ट 9 है? आंसर करो। यूनियन टेरिटरीज, और मैं आपको बता देता हूं पार्ट 8 है आपका यूनियन टेरिटरीज। और पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। देखो मैनिमोनिक्स बनाओ इसमें, जैसे मैंने एक मैनिमोनिक बनाया था अपने टाइम। अब देखो मैं पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप भी ऐसे ही बनाओगे। मैं आपको यहाँ पे मैनिमोनिक नहीं सिखा रहा, बस आपको बता रहा हूं। जैसे यू हो गया आपका यूनियन ऑफ स्टेट्स, आपका पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट आपका सिटीजनशिप है। तीसरा पार्ट आपका फंडामेंटल राइट्स है। चौथा पार्ट आपका डीपीएसपीज है। फिर आ जाता है आपका यूनियन गवर्नमेंट, और उसके बाद आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट। और पार्ट 7 आपका डिलीटेड है, और पार्ट 8 आपका आ जाता है यूनियन टेरिटरीज। बस मैं यहाँ पे सिखा रहा हूं कि मैनिमोनिक कैसे बनाते हैं। ये चीज आप बना लोगे, किसी का नाम रख लो, अल्फाबेट्स का यूज करो, आपका मैनिमोनिक बन जाएगा। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। आपका एवरीडे साइंस से है क्वेश्चन नंबर 10। इन ह्यूमंस द मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट बाइंड्स विद ऑक्सीजन फॉर ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड इज? कौन सा मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है ताकि जो ऑक्सीजन है उसको हम ट्रांसपोर्ट करें ब्लड में? मैं आपको बताऊं, आपकी बॉडी का नेशनल हाईवे होता है ब्लड। ब्लड ही आपका न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचाता है हर एक ऑर्गन को, है ना। तो ये जो ऑक्सीजन है इसको कैरी करता है आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो आप मुझे बताओ कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है? आंसर करो। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए, बी, सी या डी। क्या हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, हीमोसाइनिन है या हीमोलिफ है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। याद रख लो इस चीज को। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी आपका एवरीडे साइंस से है। Which of the following is the correct sequence of digestive processes in the human digestive system? आपके जो डाइजेशन का प्रोसेस है, जो खाना आप खाते हो फिर खाना आप पचाते हो, तो इसका प्रोसेस आप बताओ, करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए, बी, सी या डी। कौन सी सीक्वेंस करेक्ट है? आंसर करो। तो मैं आपको आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, इंजेक्शन। सबसे पहले इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन मतलब खाना खाना। इनटेक ऑफ फूड हम बोलते हैं, इनटेक ऑफ फूड।
और जब खाना खाओगे उसके बाद डाइजेशन होती है ना, खाना जैसे ही आपने खा लिया तो आपके स्टोमक में गया, तो स्टोमक में गया तो डाइजेशन होती है। डाइजेशन मतलब आप रोटी खा रहे हो, रोटी का बॉडी में जाके ग्लूकोज बन जाता है, तो ये चीज आप याद रखोगे। और डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, मतलब ये जो ग्लूकोज बना ये ब्लड में जाएगा, और जैसे ही ब्लड में जाएगा, ब्लड से होते हुए ये कहाँ जाता है, आपकी मसल में जाता है, और मसल को एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से, और मसल वहां से वेस्ट बनाती है, और वेस्ट का क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। तो बाकी सारे ऑप्शंस हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका यूएनओ से है। द नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ इज, यूएनओ के कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इतना तो आपको यूएनओ में पता होना चाहिए। मैं बता देता हूं, ऑप्शंस आपके सामने, आंसर करो। पहले कितने ऑर्गन्स है बताओ। और मैं आंसर बता ही देता हूं, 6 ऑर्गन्स है यूएनओ के। कौन कौन सा है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब क्या बचा, सेक्रेटरीट। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूएनओ के। तो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड which year as the International Year of Camelids to raise awareness of untapped potential of camelids। अब देखो, ये जो न्यूज है ना करंट में है, लेकिन अब ना 2025 का भी आ गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशंस ने कौन से साल को डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। ऑप्शंस आपके सामने है, मुझे बता दो आंसर। ए है, बी है, सी है कि डी है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स to raise awareness about camels। about camels, बताओ कौन सा साल था या कौन सा साल है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स। और मैं आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है 2024। 2024 को यूएन ने डिक्लेयर किया था एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि 2025 को क्या डिक्लेयर किया गया है, किस चीज का इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया गया है। तो हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस से है। द फेमस अजंता केव्स आर लोकेटेड इन, अजंता केव्स आपके यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स में आते हैं। और मैं आपको बताऊं, वन ऑफ द अर्लीस्ट साइट्स है, हेरिटेज साइट्स। तो बताओ अजंता केव्स कहां पे है, आंसर करो, ए बी सी या डी। सारे के सारे आंसर करो, और आई होप आप करेक्ट मार्क कर रहे हो साथ में। आंसर करो, कहां पे है अजंता केव्स। और मैं आपको आंसर बता देता हूं, अजंता केव्स आपके औरंगाबाद में है। औरंगाबाद आपका महाराष्ट्र में है, याद रख लेना। और औरंगाबाद में ही आपके इलोरा केव्स भी है। ठीक है, ये एंशिएंट केव्स है जो हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म को डिपिक्ट करते हैं। तो ये आप याद रखोगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका आसियान से क्वेश्चन है। आसियान और सार्क आपके सिलेबस में है, तो आपको ये पता होने चाहिए। द आसियान रीजनल फोरम, ARF इम्प्लाइज, ये जो आसियान रीजनल फोरम है ये क्या इंप्लाई करता है। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर करो, ए बी सी या डी। क्या ये जो फोरम है ये कैरी करता है कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। क्या ये जो फोरम रिजॉल्व करता है इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स, या मेंटेन करता है रीजनल कोऑपरेशन, या सारे के सारे, आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, ये जो आसियान का रीजनल फोरम है ये सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करता है। तो ये आप याद रखोगे।
आसियान आपको पता होना चाहिए, 10 कंट्रीज का ग्रुप है, तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आपका आसियान से ही है और आसान क्वेश्चन है क्योंकि आसियान की फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर करो। आसियान की क्या फुल फॉर्म है? क्या फुल फॉर्म है आसियान की? आंसर करो। और मैं आपको आंसर बता देता हूं। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने का है नहीं, तो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, नेम ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी पहली कंट्री थी जिन्होंने संविधान बनाया? और ये आपके फर्स्ट इन वर्ल्ड है ना, इसका क्वेश्चन आ जाएगा। यूएसए, ब्राजील, रशिया, ब्रिटेन। आंसर करो, कौन सी पहली कंट्री थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया? आई होप सबको पता है और मैं बता देता हूं, यूएसए इसका आंसर है। यूएसए आपकी पहली कंट्री है जिन्होंने संविधान बनाया। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है करंट से क्वेश्चन, द नमो ड्रोन दीदी। द नमो ड्रोन दीदी याद रख लेना, ये एक स्कीम है जो रिसेंटली अप्रूव की है गवर्नमेंट ने। इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड ड्रोन्स टू विच ग्रुप? नमो ड्रोन दीदी एक गवर्नमेंट स्कीम है। आपसे पूछ रहा है इस स्कीम का एम क्या है और इस स्कीम के तहत ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो किनको प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपसे पूछ रहा है। तो आंसर करो, ऑप्शंस आपके सामने हैं कि नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत किन ग्रुप्स को ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। आंसर करो, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए, बी, सी या डी। तो मैं आपको आंसर बता देता हूं। इस स्कीम के तहत वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे और ये जो ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे एग्रीकल्चरल सर्विसेज के लिए यूज किए जाएंगे। एग्रीकल्चरल सर्विसेज मतलब फर्टिलाइजर्स का यूज करना, पेस्टिसाइड्स का यूज करना, तो उनमें ये ड्रोन्स आपकी हेल्प करेंगे। तो ये चीजें आप याद रखोगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, नेम ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू इशू पेपर करेंसी। आपका फर्स्ट इन वर्ल्ड से ही क्वेश्चन है, तो पहली कंट्री जिन्होंने पेपर करेंसी इशू की। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर करो, ए, बी, सी या डी। कौन सी पहली कंट्री थी जिन्होंने पेपर करेंसी को इशू किया? आंसर करो सारे के सारे, इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है चाइना। चाइना आपकी पहली कंट्री जिन्होंने पेपर करेंसीज को इशू किया। ये सारी चीजें आप याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट इज द फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? आपके करंट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करो। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहां पे होता है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल सारे आंसर करेंगे। मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया फ्लेमिंगो फेस्टिवल। या पुलिकट लेक है आंध्र प्रदेश में, तो वहां पे ही सेलिब्रेट किया गया फ्लेमिंगो फेस्टिवल, उस नदी के पास। तो ये जो फेस्टिवल है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सेलिब्रेट किया गया। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। तो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन आपके बुक्स एंड ऑथर्स से है, द ऑथर ऑफ वर्ल्ड फेमस हैरी पॉटर सीरीज इज। हैरी पॉटर सीरीज बहुत ही फेमस है और आपसे पूछ रहा है इसका ऑथर कौन था, इस सीरीज का ऑथर कौन है? आंसर करो, ऑप्शंस आपके सामने हैं, अरुंधति रॉय, जे के रावलिंग, तस्लीमा नसरीन, सलमान रुश्दी। बहुत ही आसान क्वेश्चन। और मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है जे के रावलिंग। ये सीधे आपको याद रखना है, इसमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने का है नहीं। तो हम चलते हैं आगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैपिटल एंड करेंसी से है और आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कतर? कतर की क्या कैपिटल है?
लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि कौन सी करेंसीज, कौन सी कैपिटल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कतर की कैपिटल आपसे पूछ रहा है। मैंने बताया था तब भी कि अरबियन पेनिनसुला के कैपिटल्स, करेंसीज याद कर लेना। कतर की कैपिटल बताओ, आंसर करो सारे के सारे। मैं आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है दोहा। कतर की कैपिटल है आपकी दोहा, तो याद रख लेना इस चीज को। तो हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 23 आपका बुक्स एंड ऑथर्स से है। हु इज द ऑथर ऑफ बुक अनहैप्पी इंडिया? अनहैप्पी इंडिया बुक किसने लिखी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करो। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या लाला लाजपत राय? अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है? आंसर करो। और मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय आपके एक्सट्रीमिस्ट्स में आते हैं और बहुत ही जबरदस्त फ्रीडम फाइटर रहे हैं। तो इन्होंने ही लिखी है अनहैप्पी इंडिया। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया? फिर से बुक्स एंड ऑथर्स पे क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है बुक? देखो, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो बुक्स लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, और जो करंट में बुक्स है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आंसर करो। 24th क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज इंडिया डिस्कस कर रहे हैं अभी हम, और एक और क्वेश्चन रहेगा इसके बाद इस सेक्शन में, और उसके बाद हम जनरल नॉलेज जे&के डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन। आंसर करो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? और मैं बता देता हूं, इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो हम चलते हैं जनरल नॉलेज इंडिया के लास्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन है हमारा, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सेंसस इन इंडिया? मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि मिनिस्ट्रीज आप देख लोगे, और जो भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है उनके जो मिनिस्टर्स है वो भी आप देखोगे। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कौन सी मिनिस्ट्री है जो सेंसस कंडक्ट करती है। आंसर करो, ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए, बी, सी या डी। सारे के सारे आंसर करो। और मैं आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये याद रख लेना आप। तो हम यहां पे अब जीके जे&के के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और आई होप आपने इन 25 क्वेश्चंस में मैक्सिमम करेक्ट किए। तो अब स्टार्ट करते हैं जीके जे&के, और हमारा पहला क्वेश्चन है, हु बिल्ट जहलिम वैली रोड एंड कंप्लीटेड बानीहाल कार्ट रोड? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत बार मैंने डिस्कस किया है। कौन सा डोगरा रूलर था जिन्होंने जहलिम वैली कार्ट रोड और बानीहाल कार्ट रोड को कंप्लीट कराया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए, बी, सी या डी। आंसर करो। जहलिम वैली रोड और बानीहाल कार्ट रोड, और मैंने लास्ट टाइम बड़े सारे सेशंस में जहलिम वैली रोड के बारे में बताया है, और आप आज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि जो जहलिम वैली रोड है ये कौन सा रोड है। आंसर करो, कौन से डोगरा रूलर थे? और मैं आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, महाराजा प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी ने आपके जहलिम वैली रोड और बानीहाल कार्ट रोड को कंप्लीट किया। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी इन जे&के? कौन सा डोगरा रूलर था जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी बनाया जम्मू एंड कश्मीर में? बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं मैं ये चीज भी, जबरी एजुकेशन बोला जाता था। बोलते थे उठा उठा के ले जाते थे पढ़ाई करने के लिए। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है महाराजा हरी सिंह। हरी सिंह जी ने प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी किया था जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 3, डैश डैश इज अ फॉर्म ऑफ थिएटर डांस परफॉर्म्ड इन जम्मू एंड कश्मीर? आपके पास 4 ऑप्शन है, आपने बताना है कौन सा थिएटर डांस है जो जम्मू एंड कश्मीर में किया जाता है। क्या धमाल है, बच्चा नगमा है, रफ है या बांड पत्थर है? आंसर करो।
थिएटर डांस। मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है बांड पत्थर। तो जब भी डांस के साथ थिएटर देखो ना, बांड पत्थर को मार्क कर लो। बांड पत्थर एक ऐसा थिएटर डांस है जिसमें ट्रेडिशंस, सोशल इविल्स के बारे में दिखाया जाता है। ये सारी चीजें आप याद रखोगे, और बाकी जो भी कश्मीर के डांस फॉर्म्स है या जो भी हेरिटेज है, कल्चर है, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। तो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। हु वाज द फाउंडर ऑफ रामबाग सिल्क फैक्ट्री इन 1897? रामबाग सिल्क फैक्ट्री का फाउंडर कौन था? कौन सा डोगरा रूलर था? ऑप्शंस आपके सामने, आंसर करो ए, बी, सी या डी। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी आपके फाउंडर है रामबाग सिल्क फैक्ट्री के। तो याद रख लेना इस चीज को। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे रिपीट हुआ है, ये मैंने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया। आपके सीजन्स लिखे हुए हैं कश्मीरी लैंग्वेज में, आपको बताना है कौन सा गलत है। और यहां पे मुझे लगता है क्वेश्चन भी थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तो आप इस पे मत ध्यान दो। तो बस जो मैं बोल रहा हूं उसको आंसर करो। तो यहां पे आपने बताना है कौन सा गलत लिखा हुआ है। देखो, आइस कोल्ड शिशुर ये करेक्ट है, आटम हारुद ये भी करेक्ट है, विंटर वंद ये भी करेक्ट है। ये वाला गलत है, ये मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया। ग्रीष्म जो है आपका समर आ जाता है, और स्प्रिंग को सोंद बोलते हैं। तो ये चीजें आप याद रखोगे। तो यहाँ पे हमारे टाइपिंग मिस्टेक है। तो हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके क्रॉप्स ऑफ जे से क्वेश्चन है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर बेनिफिशियल फॉर डैश डैश क्रॉप्स। अब देखो, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आपके सीजनल विंड्स हैं, मेडिटेरेनियन सी से आते हैं। अब मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, है ना। और जो विंटर रेन होती है ना, या जो सर्दियां होती है जम्मू एंड कश्मीर में, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। तो आपसे पूछ रहा है ये किस तरह के क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल है। ऑप्शंस आपके सामने ए, बी, सी या डी। आंसर करो कौन से क्रॉप्स है जो बेनिफिट होते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से। और मैं आपको आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है राबी क्रॉप्स, क्योंकि राबी क्रॉप्स ही आपके विंटर क्रॉप्स है। तो ये तो सीधी सी बात है, विंटर क्रॉप्स है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी आपके विंटर में ही आते हैं, तो इसी के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो ये आप याद रखोगे। बाकी खरीफ क्रॉप, जैद क्रॉप, ये मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। तो खरीफ क्रॉप में कौन से क्रॉप्स आते हैं, रबी क्रॉप्स में कौन से क्रॉप्स आते हैं, और जैद क्रॉप्स में कौन से क्रॉप्स आते हैं, विद मेनेमोनिक आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। ये मैंने आप सबको ऑलरेडी पढ़ाया है। जिसने नहीं पढ़ा है अभी, तो वो जो मैंने पीवाई क्यूज की सीरीज स्टार्टिंग से आपके एग्जाम्स के लिए की है, वो आप देख सकते हो। बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाईगांव वेटलैंड रिजर्व इज लोकेटेड इन डैश डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये सीधे यहां पे पूछ रहा है हाईगांव वेटलैंड रिजर्व किस डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऑप्शंस आपके सामने, पुलवामा, शोपियन, अनंतनाग या बारामूला। आंसर करो। हाईगांव वेटलैंड रिजर्व। मैं आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है बारामूला। इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करना, है ना। ये रिसेंटली आपके रामसर साइट्स में ऐड हुए हैं जेएंडके में, है ना। और एक है शालबुग। और शालबुग किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखो। हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच वेटलैंड हैज मेडिसिनल प्लांट एकोरस कैलेमस। देखो, एकोरस कैलेमस बहुत जगह मिलता है, लेकिन आपसे यहां पे पूछ रहा है इन चार में से एकोरस कैलेमस ज्यादा कहां पे मिलता है। ऑप्शन आपके सामने, आंसर करो। हुकरसर, शालबुग, मीरगुंड या विंजसर। एकोरस कोलमस को वाईमुंड बोलते हैं, और बहुत चीजों में यूज की जाती है। कहवे में भी यूज की जाती है, जो हम कश्मीरी कहवा पीते हैं, है ना। आप समझ लो जम्मू वालों का काढ़ा होता है ना। जैसे खांसी में आपको मम्मी काढ़ा पिलाती है ना, कश्मीरियों को कहवा पिलाया जाता है। तो आंसर करो।
मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूँ, मीरगुंड। मीरगुंड वेटलैंड है जहां पे आपको एकोरस कैलमस मिलेगा अच्छा खासा, और मीरगुंड भी आपका बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। तो हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके जम्मू कश्मीर जे का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू बाहू फोर्ट। बाहू फोर्ट के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? अब सीधे स्टेटमेंट्स पढ़ो और आंसर करो, फिर मैं डिस्कस करता हूं इस चीज को। और आसान सा है, आई होप आपने मार्क भी कर लिया। और मैं आपको आंसर बताऊंगा इस चीज का। अब देखो, सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लेता हूं जल्दी से। इट हैज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस महाकाली, ये तो ठीक है। इट वॉज रिवैम्प्ड बाय किंग्स ऑफ डोगरा डायनास्टी, ये भी ठीक है। इट हैज ए वेल लेड आउट पार्क नोन एज बागी बहु, ये भी ठीक है। इट इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर चिनाब, यहां पे गलती कर दी है, चिनाब नहीं तवी, तवी नदी के किनारे। और आई होप सबने करेक्ट किया इस क्वेश्चन को। तो हम चलते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। विच लेक ऑफ कश्मीर इज कनेक्टेड टू जहलिम बाय अ कैनाल नियर सुंबल? बाय अ कैनाल नियर सुंबल, कौन सा लेक है जो जहलिम नदी के साथ कनेक्टेड है एक कैनाल के थ्रू नियर सुंबल? सुंबल आपका इलाका आ जाता है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट और बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के बीच में। तो मुझे आंसर करो कौन सा लेक है। और आसान सा है ये भी, मैंने पढ़ाया हुआ है इससे पहले भी। आसान सा है ये भी, मैंने पढ़ाया हुआ है इससे पहले भी। तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, मानसबल लेक। मानसबल लेक से आपका कैनाल कनेक्ट होता है झेलम में, याद रख लेना। तो यहां पे हमने इस सेशन को कंप्लीट किया और ये हमारा मॉक टेस्ट 2 था आपके जीके इंडिया और जीके जे के रिलेटेड। आगे और भी सेशंस आएंगे, बस पढ़ते रहो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहो। आपका एग्जाम नजदीक है, जितने ज्यादा एमसीक्यूज करोगे उतना अच्छा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।